A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, faculty Social Science Resonance PCCP Division. आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 7th हिस्ट्री. द नेम ऑफ द चैप्टर इज 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस. अब इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, किस किस तरीके से हमारे अलग अलग इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर फॉर्मेशंस हुए मुगल्स की, हम इसके अंदर बात करेंगे. हम छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे, औरंगज़ेब, पानीपत की बैटल, बहादुर शाह सफ़र, अलग अलग यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा किस तरीके से इंडिया के अंदर उस टाइम पर आपका किंगडम्स डेवलप हो रहे थे. मुगल्स की बात हो रही है, कुछ और एक्सपेंशन हो रहा है किंगडम्स का, कोई किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर आक्रमण कर रहा है. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा और इसके अंदर बहुत सारी हमारे को नॉलेज मिलती है हमारे इंडिया के रिगार्डिंग कि आज से कई साल पहले 18th सेंचुरी के अंदर किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर नए नए पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहे थे. कुछ किंगडम्स अपने आप में मिलके मर्ज होकर के एक बड़ा किंगडम बना रहे थे. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चलिए इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. क्या बोलता है इंट्रोडक्शन? द डिके ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ औरंगजेब रियन. अब इसके लिए अगर आपने पहले मुगल एम्पायर पूरा पढ़ रखा है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, या वैसे भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कनेक्टिविटी ज़रूरी होती है जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं. तो अगर हमने मुगल एम्पायर नहीं पढ़ रखा, हमें यही नहीं पता कि औरंगज़ेब कौन है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी. बट आई होप अपन ने पहले इसको पढ़ा भी है और आप लोगों को याद भी होगा. तो मुगल एम्पायर का डीके मतलब कहीं ना कहीं जो उसका डाउनफॉल था वो स्टार्ट हो गया था जब आपके औरंगज़ेब के लास्ट 25 ईयर्स थे. किसके? औरंगज़ेब के रियन के. देयर वर सीरियस रिवोल्ट्स ऑफ द जाट्स, the Sanatanis and the Satnamis, Jat, Satnamis and the Sikhs. The rise of the Maratha in the Deccan also shook the foundation of the Mughal Empire. Thus, though Aurangzeb was a great Mughal emperor, he failed to leave behind a strong and secure empire as he had inherited. एक इसके अंदर मैप आएगा, मैप अपन देखते हैं एक बार. मैप के अंदर में काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से अलग अलग यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग सेंटर बने हुए हैं. सबके अपने अपने जो किंग्स थे, आपका अवध, मुर्शिदाबाद, बंगाल, जाट, सिख, गुजरात, मालवा, हैदराबाद. अब देखिए जाट वाला इलाका किस तरफ पड़ रहा है आपका, बेसिकली आपका पंजाब हरियाणा वाला इलाका है. फिर आपका मालवा वाला प्लेट्यू आ गया. इधर राजपूताने की अगर अपन पूरी बात करें तो उस समय 2 सेंटर हुआ करते थे, जयपुर और जोधपुर. फिर उस समय जब इंडिया के साथ ही था, पाकिस्तान हम अलग नहीं किया था, तो उस समय लाहौर तक भी आपका अलग अलग एक्सपेंशन हो रहा था किंगडम्स का. फिर इधर आपका महाराष्ट्र में पूना आ गया, साउथ में हैदराबाद. इधर अपन बिल्कुल वेस्ट के अंदर जाते हैं तो आपका बंगाल आ गया, बंगाल का मुर्शिदाबाद काफ़ी फेमस है. तो क्या बता रहा है ये? एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1700 में किस तरीके से मुगल का एक पूरा बाउंड्री है, एक पूरा एम्पायर मुगल्स ने अपने अंदर ले रखा था. अंदर का मतलब एक उनके किंगडम के अंदर अनेक्स थी. जैसे कि अपन बात करें कि राजपूताने की बात करें, जिसको राजस्थान बोलते हैं, पहले राजपूताना कहा जाता था. तो इसके अंदर कुछ किंग होंगे. अब यहाँ पर तो एक बाउंड्री बता दी पूरी कि ये मुगल्स की बाउंड्री है, तो इसके अंदर जरूरी थोड़ी है कि हर पार्ट में मुगल का ही कब्जा हो सकता है उन्होंने किसी के साथ संधि कर ली हो कि भाई ठीक है आप अपनी जगह राज करते रहो, बट अल्टीमेटली जब बात आएगी तो आप हमारे अधीन रहेंगे या हमारे साथ आपका एक कह सकते हैं अलाइनमेंट रहेगा, आप हमारे साथ अलाइन रहेंगे. ठीक, तो क्या बता रहा है ये मैप आपका? एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1700. नेक्स्ट चलते हैं अपन. हमें पता है 1600 के अंदर क्या हुआ था आपका, ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए. बाद में उन्होंने टेरिटरीज पे एक्सपेंशन किया अपना और टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट किया था. ठीक है, अब अपन एक और मैप देखते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लीजिए. टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल इन द मिड 18th सेंचुरी. अब अपन एक और मैप देख रहे हैं तो इसमें क्या बताया आपको, ब्रिटिश कंट्रोल में कौन कौन सी टेरिटरीज थी. तो आपका जहाँ जहाँ पर भी हाईलाइटेड पार्ट आ रहा है बंगाल, क्योंकि ब्रिटिशर्स कब आए थे आपका स्टार्टिंग में 1600 के अंदर बंगाल के अंदर आए. यहाँ पर उन्होंने ट्रेड काम किया, चालू किया. किस चीज़ से करी? ट्रेडिंग से. और धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरीज को एक्सपेंड करना अपना स्टार्ट किया. तो बंगाल, मुर्शिदाबाद, पटना, बिहार, यूपी का ये जो आपका थोड़ा अवध वाला पार्ट ले लो, बनारस है, इस जगह पर तो पूरा एक सेंटर ऑफ ओरिजिन था किसका? आपका ब्रिटिशर्स का. यहाँ पर ये काफ़ी ट्रेड किया. फिर धीरे धीरे उन्होंने यहीं से अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना
स्टार्ट करी। फिर आपका ये जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया है, ठीक है, आपका ईस्टर्न घाट्स वाले साइड के अंदर, यहाँ पर भी फिर ये साउथ के अंदर यहाँ से उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक, फिर ऊपर की तरफ ये रोहिलखंड की तरफ गए। इधर आपका अगर अपन वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाएँ तो इधर इन्होंने मराठास की तरफ भी एक्वायर करने की कोशिश करे थे। फिर आपका जो हैदराबाद में निज़ाम वगैरह थे, कुल मिला करके आपका ब्रिटिशर्स ने अलग अलग क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा है, ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टेरिटरीज को एक्वायर करने की कोशिश करी, अपना जो इनका एक एम्पायर था उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ब्रिटिशर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है या किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन किया था, तो ये उसी चीज़ को पूरा डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे मैप। हालांकि जब आप 8th क्लास में आएंगे तो 8th क्लास में आपका एक चैप्टर आता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसके अंदर पूरा इन डिटेल इसी चीज़ को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग जगह पर एक्सपेंड किया। तो नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं, अभी 8th में आप आने वाले हो, 8th के अंदर आपको और डिटेल में इसे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अब कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों उसका पतन हुआ, क्यों उसका डाउनफॉल हुआ, एक एक करके हम कारण देखेंगे। द लेटर मुगल्स, बहादुर शाह औरंगजेब एल्डेस्ट सन असेंडेड द थ्रोन इन 1707, औरंगजेब के जो सबसे बड़े पुत्र थे उन्होंने 1707 में राजगद्दी को संभाला। ही वॉज ऑलरेडी 65 ईयर्स ओल्ड एंड डाइड इन 1712, तो 65 साल की उम्र में उन्होंने ही असेंडेड द थ्रोन, वो राजगद्दी पर बैठे। और 1707 से 12 कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है, आपका 5 साल लगभग आप मान के चलें, उसके बाद ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अ बिटर वॉर ऑफ सक्सेशन ensued in which Sayyid brothers Hussain Ali and Abdullah, the two powerful nobles, had turned into the kingmakers. Their conspiracies weakened the empire. The later Mughal were incompetent and did not have the skills to rule over a vast empire. In AD 1719, the Sayyid brothers placed Muhammad Shah on the throne. अब देखिए, तो हमने कई बार देखा है कि जब मुगल्स की बात करें तो अलग अलग उसके अंदर राजा आते गए, बट जो अर्ली मुगल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जब लेटर जो आपका कह सकते हैं जो मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ, जब जैसे कि यहाँ पे बताया कि औरंगजेब के जो सबसे बड़े सुपुत्र थे बहादुर शाह, वो भी ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए, और जब वो उनकी डेथ हुई तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बताया गया, सैयद ब्रदर्स थे जो कि नोबल्स से कन्वर्ट हुए थे किंग मेकर्स के अंदर। अब सारे नोबल्स क्या होता है, आपका नोबल्स का मतलब जो कि कहीं ना कहीं एक राज परिवार से कनेक्टेड है, जो कि एक किंग का काम कर रहे हैं, हो सकता है वो उसके किंग के जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसके अंदर उनका पार्टिसिपेशन हो, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा करीबी जो होते हैं किसी भी किंगडम के। आज अगर अपन इंडिया के अलावा फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर भी आपके नोबल्स हुआ करते थे, जो कि फ्रांस के राजा जो थे लुई 16 उनकी मदद किया करते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने अल्टीमेटली मोहम्मद शाह को राजगद्दी पर बिठा दिया। अंडर मोहम्मद शाह 1719 AD to 1748 AD, the province after province slipped out of the Mughal control. The governors of these provinces became independent rulers. The Mughal empire shrunk in the size. It comprised only of the few areas around the Delhi. तो मोहम्मद शाह के राज के अंदर आपका डेक्कन, अभी डेक्कन का नाम कैसे पड़ा, एक बार इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। आपके जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे या वो प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, तो दक्कन, पहले इसका दक्षिण था नाम, दक्षिण से दक्कन हुआ, दक्कन से इसको अपन ने डेक्कन कर दिया। तो दक्षिण क्योंकि हमारा हिस्सा जो है भारत का उसको हम दक्षिण वाला भाग बोलते, दक्षिण से दक्कन बना, दक्कन से डेक्कन कर दिया अपन ने इसको। ठीक है, एक एक करके इनका डेक्कन, अवध, बंगाल, रोहिलखंड, इनके राज से जो मतलब आपका मोहम्मद शाह का जो एक एक्सपेंशन किया था उन्होंने अलग अलग जगहों पे, जो उन्होंने एक्वायर किया था एक्सपेंशन को, धीरे धीरे वो स्लिप आउट होना चालू हुआ, उनके हाथ से ये प्रोविंसेस जाना चालू रही, और अल्टीमेटली दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों में मुगल एम्पायर सिमट करके रह गया। सेकेंड पार्ट, फॉरेन इन्वेजन्स। इन 1739 AD, नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्शिया डिफीटेड द मुगल आर्मी एट करनाल। अभी नादिर शाह नया नाम है, जो कि पर्शिया के रूलर थे, पर्शिया किधर, आपका ईरान वाला भाग, उन्होंने मुगल आर्मी को करनाल में क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। ही देन प्रोसीडेड टू द दिल्ली। द इनकम्पिटेंट मुगल एम्परर ऑफर्ड हिज एंटायर ट्रेजर टू द इन्वेडर। नादिर शाह ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली resulted into the slaughter of thousands of innocent people of Delhi.
नादिर शाह रिटर्न्ड होम लादेन with immense treasure including the famous peacock throne and the कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड, इसकी तो आपने कहानियाँ सुनी होंगी ना, कोहिनूर का हमारा एक हीरा हुआ करता था। अब नादिर शाह जब आए तो उन्होंने करनाल में पहले युद्ध लड़ा, वहाँ पर वो जीते और उन्होंने फिर अपना कूच किधर कर दी, दिल्ली की तरफ। पर दिल्ली में जब मुगल बैठे हुए थे उस टाइम पर उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए कि हम आपके साथ कम्पिटेंट नहीं है लड़ाई करने के लिए, हमारी जो भी ट्रेजरी, हमारा जो भी खजाना है आप इसको क्या करो, ले जाओ अपने साथ और हमें तो फ्री कर दो। तो जब नादिर शाह वापस अपने ईरान की तरफ बढ़े तो यहाँ से वो कोहिनूर हीरा ले करके चले गए। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि अभी प्रेजेंट में जो हमारा कोहिनूर का जो हीरा है वो कहाँ पर है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, किस जगह पर है, आपके लिए एक सवाल है ये। आगे देखते हैं। नादिर शाह इन्वेजन हैड एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द मुगल्स, इट एनकरेज्ड अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड द इंडिया। इन्वेजन क्या होता है इनका मतलब, आक्रमण करना। जब कोई एक बाहरी शासक किसी और टेरिटरी के ऊपर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेजन या इन्वेड करना। अहमद शाह अब्दाली वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान इन AD 1757। ही एडवांस्ड इनटू द इंडिया एज फार एज दिल्ली। In AD 1759 he finally conquered the Punjab. The Mughals were forced to seek the help of the Marathas against the Mughals. Therefore, a battle between Ahmad Shah Abdali and the Marathas was inevitable. अब अल्टीमेटली जब अहमद शाह अब्दाली भी, जब उन्होंने नादिर शाह का सुना कि वो आए और लूट कर चले गए मुगल्स को, तो अहमद शाह अब्दाली भी आ गए कि हम भी करेंगे, हम यहाँ पर आक्रमण, हम भी जो बचा कुचा होगा वो भी लूट करके ले जाएंगे। तो इस स्थिति में मुगल्स को मराठास की हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, आपने अगर मूवी देखी हो पानीपत एक मूवी आई थी अजय देवगन की, अगर आपने वो देखी हो तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हमें एक पूरी हिस्ट्री देखने को मिलती है, स्टोरी किस तरीके से आपका जो मराठास थे उस टाइम पर, पेशवास थे, उन लोगों ने अलग अलग जो किले थे उनके ऊपर फतह करी थी। फिर जो मुगल्स थे उन्होंने किस तरीके से उनका मराठास और मुगल्स के बीच में वॉर हुआ था। ठीक, ये सारी चीज़ें कई इस तरीके की हमारी हिस्टोरिक मूवीज़ बनी हुई हैं जिनको अगर आप कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिए। उसमें से एक मूवी आपकी कौन सी है, पानीपत। आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठा आर्मी एट द बैटल ऑफ पानीपत इन AD 1761। दिस डिफीट नॉट ओनली चेक द पावर ऑफ द मराठास, इट ऑल्सो हैसन्ड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर तो हो ही रहा था आपका डिक्लाइन धीरे धीरे, बट मराठास के साथ भी जब इन्होंने युद्ध लड़ा तो वो अल्टीमेटली मराठास उस टाइम पर तो क्या हुआ, डिफीट था उनका, हार गए, क्योंकि इनकी आर्मी बड़ी थी, किसकी, आपकी अहमद शाह अब्दाली की। बट अल्टीमेटली मराठास ने काफ़ी एक टफ कंपटीशन दिया, एक टफ फाइट, भले वो ब्रिटिशर्स के साथ खिलाफ हो या अगर अपना कोई फॉरेन इन्वेडर हो उसके खिलाफ हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये इमेज दे रखी है किसकी, ये नादिर शाह की। नादिर शाह की आप इमेज देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी है डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। ही लॉस्ट द सिंपैथी ऑफ द सिख, मराठा एंड द राजपूत। He had to spend the last 25 years of his life in an attempt to suppress the rebellions. अब कहीं ना कहीं जब आपकी रिलीजियस पॉलिसी प्रॉपर नहीं होगी किसी भी किंगडम की, किसी भी प्रांत की, किसी भी प्रोविंस की, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रह सकती। अगर आप अलग अलग रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप अपनी पावर को प्रॉपरली शेयर नहीं करोगे अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, और किसी एक कम्युनिटी को आप क्या करोगे, हाईलाइट करोगे और बाकी कम्युनिटीज़ को सप्रेस करोगे, तो आपस में क्या होंगे, रिबेलियन होंगे और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ, 25 साल तक सिविल वॉर चला। वहाँ पर लिट्टे करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने श्रीलंका के अंदर 25 साल तक सिविल वॉर किया, और अल्टीमेटली 2009 में जाकर के वो क्या हुआ, आपका श्रीलंका जो लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ से फ्री हुआ, और फिर उन्होंने अपने डेवलपमेंट को वापस से एक कैचअप किया। तो यहीं पर भी वही वाली बात है कि अगर आप प्रॉपरली अपनी पॉलिसीज़, भले वो रिलीजियस पॉलिसीज़ हो, ट्रेडिंग पॉलिसीज़ हो, उनको प्रॉपरली नहीं चलाओगे तो रिबेल्स होंगे कंट्री के अंदर, या कंट्री की बात ना करें तो किंगडम्स के अंदर। रिवाइवल ऑफ द राजपूत, सिख एंड द मराठास। द राजपूत, मराठा एंड द सिख वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। देयर रिवाइवल लेड टू द डिके एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जब राजपूत, मराठा और सिख, ये तीनों ही कम्युनिटीज़ उस टाइम पर ऐसी थी जो कि जानी जाती थी अपनी ब्रेवरी के लिए, अपने उनके जो वॉर में एक्सपर्टीज़ थी, युद्ध करने के जो उनके एक अलग अलग तरीके हुआ करते थे, उसके लिए ये कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा
फेमस थी। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो कई ऐसे आपको नाम मिलेंगे, मनमान नाम मिलेंगे जो कि काफ़ी फेमस हैं। आपके महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो सभी उनके बारे में जानते हैं, राजस्थान से वो बिलोंग करते थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना ब्रेवरी दिखाई थी। डू यू नो द डिवेस्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्टेम्प्ररी ऑब्जर्वर्स. One described the wealth looted from the Mughal treasury as follows: 60 lakh rupees and some thousand gold coin, nearly 1 crore worth of the gold, were nearly 50 crore worth of the jewel, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne. Peacock throne क्या होता है आपका, एक जो आपका अपने जो राजा लोग होते थे वो सर पर लगाया करते थे, एक मुकुट कहते हैं जिसको, मतलब आपका जो पिकॉक होता है ना अपना, उसके जो पंख निकलते हैं, मोर पंख जिसको हम बोलते हैं, उससे एक थ्रोन बनता है जो कि उस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उसको केवल जो राजा हैं या जो नोबल्स हैं, नोबल्स के ऊपर भी जो आपके किंग्स हैं जनरली वो ही पहना करते थे, तो उस मुकुट को अपने साथ लेकर के चले गए। तो उसकी भी एक अपने आप में एक स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस थी। इसके अलावा इतनी सारी प्रॉपर्टी, 60 लाख रुपये उस टाइम पे, 1000 से ज़्यादा सोने के सिक्के, 1 करोड़ से ज़्यादा का गोल्ड, 50 करोड़ से ज़्यादा की ज्वेलरी, ये सब लेकर के क्या किया था नादिर शाह, लेकर के अपने यहाँ से इंडिया से गए थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे अपन बढ़ेंगे अपना अब इमरजेंस ऑफ द न्यू स्टेट्स। इससे पहले अपना ऊपर करेगा ये पार्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेजन, दोज हु हैड बीन मास्टर्स वर नाउ इन द डायर स्ट्रेट्स एंड दोज हु हैड बीन रिवर्ड couldn't even get water to quench their thirst. मतलब उनकी जो प्यास थी उसके अलग अलग यहाँ पे क्या बोला गया, जो प्यासे थे उनको पानी तक नहीं पिलाया गया। Their recluses were pulled out of their corners, the wealthy were turned into the beggars, those who once set the style in clothes now went naked, and those who were owned property were now homeless. The new city Shahjahabad was turned into the rubble. Nadir Shah then attacked the old quarters of the city and destroyed old world that existed there. नादिर शाह ने इतना आक्रमण किया, इतना कह सकते हैं आप एक्सप्लॉयटेशन किया वहाँ पे कि जो किसी टाइम पर अमीर हुआ करते थे वो गरीब हो गए, जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी बड़ी बड़ी वो बेघर हो गए। केवल ये चीज़ बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि नादिर शाह ने किस तरीके से एक अनएथिकल वे में अपना एक्सपेंशन किया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा लूटा। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार एंड द ग्रेट जमींदार consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent रीजनल स्टेट्स। जब ये बात पता पड़ी जमींदारों को, सूबेदारों को कि जो हमारे ऊपर मुगलियाई शासक बैठे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी जो पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी है, जो उनका राज है वो ख़त्म होना चाह रहा है, तो उन लोगों ने, सूबेदारों ने, जमींदारों ने अपने आप को कंसोलिडेट किया कि हम अपनी खुद की एक टेरिटरी बना लेंगे। मुगल्स तो अब क्या हो रहे हैं, यहाँ से डाउनफॉल में हैं। नेक्स्ट, broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into the three overlapping groups. States that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad. Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal emperor. तो पहले अपन ने, जब पहले मुगल्स का पूरा राज चलता था भारत के ऊपर, उसको अपन 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला पार्ट वो राज्य, वो स्टेट्स जो कि ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थी, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद। सेकंड, स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर्स। These included several Rajput principalities. And the third, the last group include the states under the control of Maratha, Sikh and others like the Jat. तो अब 3 अलग अलग पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जो पहले मुगल एम्पायर था हमारा उसको। These were of differing sizes and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. तो ये जो इन्होंने अलग अलग प्रोविंसेस एक्वायर करी थी, बहुत आसान नहीं था, एक महीने में या एक दिन में नहीं लिया था, काफ़ी साल लगे थे, काफ़ी रिबेल्स हुए, स्ट्रगल हुई, तब जाकर के आपका ये इस तरीके के अलग अलग पार्ट के अंदर मुगल एम्पायर डिवाइड हुआ।
These were of differing sizes and had seized their independence from the Mughal after a long drawn armed struggle. हमारा जो आखिरी टॉपिक है आज का वो क्या है? The old Mughal provinces, the three estates. Among the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, three stand out very prominently. These were the Awadh, Bengal and Hyderabad. All three states were founded by members of high Mughal nobility who had been governor of the large provinces. अब मुगल्स ने क्या कर रखा था? अपने अलग अलग स्टेट्स के अंदर गवर्नर बना रखे थे जो कि उस स्टेट को कंट्रोल करते थे और अल्टीमेटली रिपोर्ट किसको करते थे? आपका मुगल्स को। तो शादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल एंड असफ जा वाज फ्रॉम द हैदराबाद। ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कौन कौन से गवर्नर किस किस पार्ट के थे। तो वापस हम रिकॉल करते हैं, सादत खान फ्रॉम अवध, मुर्शीद अली खान बंगाल एंड असफ जा फ्रॉम हैदराबाद। अगर आप आगे ओलंपियाड्स देंगे या एनटीएससी टारगेट कर रहे हैं अपना, तो वहाँ पर भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री में से। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन and enjoyed the trust and confidence of the emperors. Both Asaf Jah and Murshid Khan held a Zat rank of 7,000 each, while Sadat Khan Zat was 6,000. तो अब ये क्या बताया गया है? इन्होंने भी अपने अलग अलग एक कह सकते हैं रैंकिंग्स दे रखी थी कि किसके सूबेदार के अंदर या किस आपका जो आपका गवर्नर है उनके पास कितने कह सकते हैं सोल्जर्स है, उनके पास कितना एरिया है। तो इस तरीके से अलग अलग रैंकिंग्स दे रखी थी, तो इन तीनों को अलग अलग रैंकिंग मिली थी। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। द मुगल गवर्नर मुर्शीद खान हु वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द बंगाल बाय फारूक सियार इन 1717 डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ही वाज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दीन खराद अलीवर्दी खान, जिसको हम अलीवर्दी खान भी जानते हैं फेमसली। दिस रूलर्स टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक द स्टेट प्रोस्परस। क्या क्या इन्होंने स्टेप्स उठाए ये हम देखते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। पहला, रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब बंगाल में जब पहले मुगल्स का एक जो स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा सा इन्होंने रिफॉर्म किया और अपना खुद का स्ट्रक्चर लेकर के आए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे रूल चलेगी, किस तरीके से राजा राज करेगा, किस तरीके से टैक्सेस लिए जाएंगे, ट्रेडिंग होएगी, इन सब बातों के बारे में। एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अल्टीमेटली जब आपका एग्रीकल्चर बढ़ेगा, लोग बाग ट्रेडिंग करेंगे, तभी तो रेवेन्यू जनरेट होएगा किंग के पास। किंग का खजाना कैसे बढ़ेगा? जब उसके इलाके के अंदर ज़्यादा लोग बाग क्या करेंगे? फसल उगाएंगे या ट्रेडिंग करेंगे। गेव लोन टू द पुअर कल्टिवेटर। अगर हम पुअर कल्टिवेटर को लोन दे करके उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर वापस से कल्टिवेशन करो, फार्मिंग करो, तो ये एक अच्छा साइन है। कलेक्टेड द रेवेन्यू रेगुलरली, रिमूव द करप्ट जागीरदार्स, कंक्लूडेड पीस एग्रीमेंट्स विद द मराठास टू कीप देम अवे फ्रॉम द बंगाल। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा एक कोशिश करी रूल करने की। आपने करप्ट ऑफिसर्स को हटाया, रेवेन्यू टाइम पर ले रहे हो, पुअर कल्टिवेटर्स की हेल्प कर रहे हो, आसपास जो उनके नेबरिंग पार्ट में जो किंगडम्स थे उनके साथ आपने पीस एग्रीमेंट कर लिया ताकि वो कभी भी आक्रमण करके आपके इलाके के ऊपर उसको एक्वायर ना कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अवध। बुरहान उल मुल्क सदत खान वाज मेड द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722 बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। ही वॉज रिवार्डेड फॉर हेल्पिंग द एम्परर टू ओवरथ्रो द सैयद ब्रदर्स। अब सैयद ब्रदर्स हमने ऊपर पढ़ा था, तो इनको ओवरथ्रो करने के लिए इसको रिवार्ड भी मिला। कौन नाम था आपका पूरा? बुरहान उल मुल्क सदत खान। इनको गवर्नर बनाया अवध का। किसने बनाया? मोहम्मद शाह ने। ठीक है। ही रोज टू द पावर एंड फेम बट व्हेन कॉल्ड ऑन बाय द रूलर टू नेगोशिएट विद नादिर शाह टू प्रिवेंट द मैसेकर ऑफ द पीपल इन दिल्ली, ही बिट्रेड हिज ओन मास्टर। तो इन्होंने भी धोखा दे दिया। बाद में इन्होंने बोला कि मैं ही रूल करूँगा, आपने मेरी वफादारी के लिए मुझे गद्दी पर बिठाया था किसी ज़माने में, बट अब मैं ही शासन करूँगा, यहाँ पे मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा। आफ्टर हिज डेथ हिज सन इन लॉ सफदरजंग आपने नाम सुना होगा दिल्ली के अंदर आपका, सफदरजंग इलाका एक, सक्सीडेड हिम। देयर अथॉरिटी extended up to the Rohilkhand. Lucknow, the capital, was a center of art and culture. The Awadh rulers took the following steps in their state. अवध रूलर्स ने क्या क्या किया इसको भी देख लेते हैं।
सप्रेस्ड द लॉलेसनेस, मतलब जहाँ पर भी न्याय नहीं है वहाँ पर न्याय प्रक्रिया को लागू करवाओ। एस्टेब्लिश्ड पीस एंड जस्टिस, लोगों के बीच में अमन चैन रहे, शांति बनी रहे, आपस में छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको वहीं पर रिजोल्व कर दो। इम्प्रूव्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, अब अगर स्टेट के पास पैसा नहीं रहेगा तो प्रॉस्परस नहीं हो सकती, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हम कल्टीवेशन पे ध्यान दें, ट्रेडिंग पर ध्यान दें, आपका जो गरीब लोग हैं उनको लोन दे करके उनको उनका बिजनेस या छोटा मोटा स्टार्टअप लगवाएं। ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी, जिस भी प्रोविंस के पास एक पावरफुल आर्मी है तो बाकी लोग उन पर आक्रमण करने पर डरेंगे हमेशा कि हमको अगर हमने युद्ध करा तो हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस होएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो दो ग्रुप्स के बीच में जब भी कोई वॉर हो रहा है तो दोनों तरफ से आर्मी के ऊपर काफ़ी भारी खर्च करना पड़ता है, कई जाने भी चली जाती हैं। अपॉइंटेड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू इम्पोर्टेंट ऑफिसेस, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि मैं बोल रहा था कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी प्रोविंस के लिए। अगर आप रिलीजियस हार्मनी बना करके चलोगे अपनी कंट्री में तो कंट्री या कोई कंट्री का पार्ट डेफिनेटली प्रॉस्पर करेगा, वहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, चलिए लास्ट हमारा आज का देखते हैं हम हैदराबाद। चिन किलिच खान हु हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द दक्कन इन 1722 बाय द मुगल एम्परर फारूक सियार। अब जितने भी आपको ये नाम दे रखे हैं इसका एक ट्रिक है, इनको हाईलाइट करिए आप अपनी बुक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, और उनको एक रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करते हुए चलें टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि जब आप पेपर से पहले रिवीजन करेंगे तो आपको अलग अलग पार्ट में, किस पार्ट में, अवध में, बंगाल में, हैदराबाद में कौन सा रूलर था, क्या नाम था, उसने किस जगह पर अपना एक्वायर किया, किस जगह को, तो एक शॉर्ट में आपके पास नोट्स रहेंगे ताकि वो आपको रिवाइज भी कर सको आप इजीली और पेपर के अंदर आपको दिक्कत नहीं आए। चिन किलिच खान who had been given the title of Nizam ul Mulk was appointed the governor of the Deccan in 1722. He consolidated his rule and acted as an independent ruler under the Mughal crown. तो मुगलियाई क्राउन के अंडर में उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया। कहाँ का? हैदराबाद का। He founded the असफ जाही डायनेस्टी and his successors were called the निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हम बार बार पढ़ते हैं हैदराबाद के निज़ाम, जब आप आगे क्लासेस में आओगे ना 8, 9, 10 के अंदर तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद कई बार पढ़ने को मिलेगा। बट ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद का पीछे कौन है, किसने बनाई थी डायनेस्टी? असफ जाही ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ही हैड ऑल्सो बीन अपॉइंटेड द वजीर बाय मोहम्मद शाह हु ट्रस्टेड हिम विद द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। अब मोहम्मद शाह ने इनको वजीर भी नियुक्त किया, अपॉइंट किया कि आप यहाँ पर हमारे प्रोविंस के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से लोग बाग अपना फार्मिंग करते हैं, उन सब के अंदर टैक्सेस किस तरीके से लेना है, उन सबको रिफॉर्म करो ताकि हमारी जो प्रोविंस है, जो हमारा पार्ट है, वो डेवलप हो। हाउएवर ही रिटर्न टू द डेक्कन फ्रॉम दिल्ली एंड कंसोलिडेटेड हिज होल्ड ओवर देयर। बट कुछ टाइम के बाद वो रिटर्न कर गए, कहाँ पर? अपने डेक्कन में। कहाँ से? दिल्ली से। और उन्होंने वहाँ पर अपने होल्ड को, जो उनका एक प्रभुत्व था, प्रभाव था, उसको कंसोलिडेट करना, मतलब ग्रुप अप करना स्टार्ट किया। निज़ाम उल मुल्क ब्रॉट विद हिम स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड विद देयर हेल्प रूल्ड हिज स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट रूलर विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली। अब ये जो अपने साथ कुछ सैनिक लाए थे, स्किल्ड सैनिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो आप स्ट्रॉन्ग भी थे और उनको एक्सपर्टीज़ थी वॉर के अंदर, तो उन्होंने उनके साथ खुद को एक इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया रूलर कि मैं अब स्वतंत्र प्रभाव से काम करूंगा, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करने वाला। द मराठाज एंड द तेलुगु वॉरियर चीफ्स और नायक्स वर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट ऑफ हैदराबाद। द डिज़ायर ऑफ द निज़ाम टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट वर चेक्ड बाय द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका मराठाज और तेलुगु वॉरियर्स थे, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद स्टेट के अंदर भी हम अपना कहीं ना कहीं खुद का एक इंडिपेंडेंट पार्ट एक्वायर कर लें। फिर उसी के अंदर एक और ट्विस्ट आता है कि आपका कोरोमंडल कोस्ट, जहाँ पर आपका टेक्सटाइल्स का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ करता था, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स अपनी निगाहें गड़ा करके बैठे थे, ब्रिटिशर्स का कुछ उसके ऊपर कंट्रोल था। तो कन्फ्यूज़ ना हो चैप्टर के अंदर,
इसका एक ही तरीका है, आप इसको वापस से रीड करिए, एक रजिस्टर लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसके अंदर अलग अलग पार्ट में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उसके अंदर कौन कौन से रूलर्स हैं, कब तक उन्होंने रूल किया, उन्होंने क्या मेजर काम किया, इन सब चीज़ों को आप अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, आज का हम टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, वापस अगली क्लास में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।